अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। एक तरफ तो इसराइल और हमास के दरमियान जारी है जंग और इस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म और उनकी पूरी की पूरी फ़ौज जो है वो बुंदला चुकी है। उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि इसराइल के ऊपर इस तरह हमास अटैक भी कर सकता है। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि ये हम पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि इनके तो मज़दूर यहाँ पर आते हैं और बड़ा सारा का सारा इसराइल ने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जिस तरह हमास ने हमला किया है और ये बाकायदा तौर पर जंग जारी है, अब तक की इतलात के मुताबिक 600 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं, 1500 अफराद ज़ख्मी हैं, 300 से ऊपर जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। हमास की इसराइल में एक और कार्रवाई हुई है जिसमें 15 इसराइली हलाक हो चुके हैं और ये सिलसिला लग ऐसे नहीं रहा कि पुरानी कार्रवाइयों की तरह एक तवातुर के साथ नहीं चलेगा। मतलब जंग होगी, रुक जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, थोड़े जो फ़लस्तीनी पहले ही जुल्म हाली का शिकार थे, कमज़ोर पड़ जाते थे, फिर जंगबंदी हो जाती थी, फिर ये जुल्म का सिलसिला पिछली कई दहाइयों से जारी है। लेकिन अब लगता है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो चुकी है। नीम खामोशी है इंटरनेशनल वर्ल्ड की, और जो मुस्लिम बिलखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी नीम खामोशी है। इंटरनेशनल मोदी जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, जिस पर आज हमारे साबिक वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया है कि दो सेम बुच्चर जो हैं वो एक नेतन्याहू और एक आप हैं, वो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। तो आपका तो बनता है। बहरहाल ये कहाँ तक जाता है और हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने टिकटॉक के ऊपर, हम अपने इंस्टा के ऊपर, हम अपने ट्विटर के ऊपर जिसको एक्स कहते हैं, या फिर हम अपने फेसबुक के ऊपर स्टोरीज़ वगैरह, व्हाट्सएप की स्टोरीज़ तक या प्रोफाइल पिक्चर्स तक ही रहेंगे, या अखलाकी तौर पर और आगे सफारती तौर पर हमारा यानी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का और बिलखुसूस पाकिस्तान का भी कोई फ़र्ज़ बनता है? क्या बनता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में नया मोड़ आने वाला है। अक्टूबर का महीना है, नवाज शरीफ साहब की आमद है। नवाज शरीफ साहब का फैसला क्या होने वाला है? जेल में जाएंगे या फिर मीनार पाकिस्तान और फिर जाती उमरा जाएंगे, अवाम के दिलों में जाएंगे, या फिर कानून के दिल में जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ को यानी शेर को मिटाने वाले बड़े आए, लेकिन शेर वहीं खड़ा है, वो सारे मिट गए। शेर को मिटाने कई आए, कई गए, खुद मिट गए। शेर खड़ा है। नवाज धरती का बेटा है, फॉरेन फंडिंग का बेटा नहीं है। 11 साल 35 साल की अपने दौरे इक़्तिदार में या दौरे हुकूमत में या दौरे सियासत में 11 साल जला वतनी के गुजारे। नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान की तरक्की को 2017 में निकाला गया। नवाज शरीफ का वाहिद मसला और फोकस अब सिर्फ और सिर्फ मईशत पर है, यह नवाज शरीफ ने कहा। और उन्होंने आज मरीम नवाज ने नारे लगवाए कि पाकिस्तान में सड़कें किसने बनाई? नवाज शरीफ ने। एटम बम किसने बनाया? लोगों ने कहा नवाज शरीफ ने। बिजली के मंसूबे किसने लगाए? लोगों ने कहा नवाज शरीफ ने। रोड्स किसने बनाई? लोगों ने कहा नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान को तरक्की किसने दी? अंधेरों से किसने निकाला? नवाज शरीफ ने। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन किसने की? इसका किसी ने सवाल नहीं पूछा। पाकिस्तान में सियासत के नाम पर जिस तरह पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया, ये किसने किया? इसका किसी ने नहीं पूछा। हमारे साथ उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर दफाई तजियाकार भी कह लें, और नईम हैदर पंजोता साहब वकील हैं, तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम पंजोता साहब, एक तो इसराइल और हमास के ऊपर भी आपका टेक लेंगे, आपकी पार्टी का और पाकिस्तान का, लेकिन उससे पहले ज़रा पाकिस्तान की सियासत को, शेर को मिटाने वाले बड़े आए, बड़े गए। शेर वहीं खड़ा है। आए थे आपके लीडर, कहां पर हैं? शेर आ रहा है सर। जी थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर बड़ा, जितनी एक तो मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये मजम्मत से बात जो है वो आगे जा चुकी है। क्योंकि इससे पहले भी जब भी वहाँ पर इस तरह का तशद्दुद किया गया या हमारे जो मसाजिद हैं उनके ऊपर हमले किए गए, और हमेशा इमरान खान साहब ने भी उसके ऊपर बड़ी जो है लाउडली जो है आवाज़ उठाई, और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि जब तक जो है वो फ़लस्तीन में इस तरह से इसराइल जो है वो तशद्दुद करेगा और उनके साथ ज्यादती करेगा, तब तक कभी भी हमारी उनके हवाले से पॉजिटिव राय या हमारी उनके साथ जो है वो जो है मरासम नहीं हो सकते। और ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ह तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो उनके वर्ड थे उनके साथ की। जी सर। जी तो बड़ी उन्होंने वाज़ह तौर पर उस जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ बड़ी मंसूब की, और बड़ा वाज़ह तौर पर कहा कि उन्होंने भी यही फरमाया था कि जब तक जो है फ़लस्तीन में ये जो तशद्दुद और ये सारी कार्रवाइयाँ और वहाँ पर कब्ज़ा और लोगों के ऊपर जो है जिस तरह से हमारे मसाजिद के ऊपर और हमारी जो
इबादतगाहें हैं उनके ऊपर हमले जारी हैं, तब तक हम जो है किसी तरह से इनके हवाले से नरम गोशा या वो नहीं सोच सकते जी। तो यही सूरत हाल है। दूसरे नंबर पर जो आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, तो बात यह है कि इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब की या PMLN की मकबूलियत होती तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इलेक्शन का कहते हैं। आज तक आपने देखा कि किसी टाइम किसी लम्हे के लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि 90 डेज जो है वो आईने पाकिस्तान कहता है तो इलेक्शन करवाए जाए। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ्रंट पे आई और उन्होंने आइन की पासदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया कि सुप्रीम कोर्ट डेट दे, और आपने वाज़ेह देखा कि दोनों सूबों में डेट भी हुई और उसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाया गया। हुकूमत किसकी थी? हुकूमत उस वक्त PMLN की, PDM की थी, लेकिन सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या अभी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन होना चाहिए, और वो भी सिर्फ जुबानी अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसके ऊपर जो है हर रोज बात करती है, सुप्रीम कोर्ट में गई है या लीगल जितना भी फॉरम्स है वहां पर रजू किए रखा है। ठीक है, तो उससे आप मकबूलियत का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग उनका वेलकम करना चाहते हैं। एक जो अदालत के इश्तिहारी हैं वो बाहर गए और वापस ही नहीं आए। कौम जानती है कि उनसे किया गया वादा जो है वो उन्होंने तोड़ा, और जितने अदवार रहे आज तक जो पाकिस्तान इस नैज पे पहुंचा है उसके जिम्मेदारान यही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने हुकूमत की है। और पाकिस्तान जब से बना है तब से आप देख लें कि हमारे दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कहाँ पर पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ 3.5 साल है, उसमें कोरोना भी था, बाकी चीजें भी थी, और इनकी मुनाफकत और ये सारी सूरत हाल भी थी, ब्लैकमेलिंग भी थी, उसके बावजूद बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या जो पनाहगाहें हो, या कोई लेकिन भी आपको पंजोता साहब हो, तो आपको ये नहीं तौर पर आपको देखे ना, आपने तो पहली दफा आप हुकूमत में आए, आपका 3.5 साल के अरसे के अंदर आपके साथ इस तरह हैंड हुआ, हाथ हुआ, या फिर वो आप तो जमहूरी तरीके से निकले ना। तो नवाज शरीफ को तो कभी सदर ने निकाला, कभी मुल्क के आर्मी चीफ ने निकाल के खुद चीफ एग्जेक्टिव बन गया, कभी पनामा अकामा के जरिए निकाल दिया गया, तो उसको भी तवातर के साथ 35 सालों में चलने नहीं दिया गया। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि शेर को मिटाने बड़े आए, शेर वहीं खड़ा है, सब मिट गए जनाब जी। बड़ी ऐसी बिल्कुल जरा भी बात नहीं है। बात यह है कि जमहूरी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं हटाएगी इमरान खान साहब को, बल्कि बाहर से एक धमकी मिली, और धमकी की सूरत में साथ में जो है लोगों को मिलाकर हाउस में मंडियां लगी, और किस तरह से जो है वो एक लोगों को जो है उनकी वफादारियां चेंज करके, और आज भी आप देखें क्या बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, अगवा लोगों को किया जाता है, उठाया जाता है, उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, कारोबार बंद किए जाते हैं, और वही टैक्सेस करके सिर्फ तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान और जो जो लोग उनके साथ मनसूब हैं उनके ऊपर। लेकिन जितनी ये पाबंदियां लगा लें, जिस तरह से ये कर लें, किसी तरह से जो है वो आवाम जो है कबूल नहीं करती। और ये जो वेलकम की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिलों की बात ना करते कि आप इतने लोग लेके आएंगे तो हम आपको 125 मोटरसाइकिल दे रहे थे आप लोग। जी बिल्कुल, 2.5-3 लाख का एक मोटरसाइकिल है। क्या पंजोता साहब को करप्शन का पंजोता साहब इतना पैसा इनके पास दे सकते हैं, ये BMW भी दे सकते हैं। पंजोता साहब आप गरीब पार्टी, फॉरेन फंडिंग है, इनको किसी ने मोटरसाइकिल अच्छा आपकी बारी आती है, जरा उनसे तो बात कर लेने दें। जी पंजोता साहब, तो आप सही कह रहे हैं, ये बयानियों से आगे निकल गई है ना बात, लेकिन लोगों ने इकट्ठे हो जाना। वो आज देखा नहीं आपने पावर शो? देखें बात ये है कि पावर शो, हमें पता है कि कैसे ये पावर शो बनते हैं और कहां से ये सहूलतकारी होती है और कौन कौन सी एक्टिव की जाती है, कहां से लोग लाए जाते हैं और किधर किधर लाइव कवरेज जाती है। और ये चीजें मंजर आम पर नजर आ रही हैं कि एक तरफ जो लीगली तौर पर कोर्ट इजाजत देती है तो जलसे के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, और बल्कि जब कोई इज्तिमा भी होता है अगले दिन हमने देखा कि KP में मर्दान में जो है वो एक जो है उस तरह का एक कन्वर्शन किया गया जिसमें 186 जो लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई कि वो इकट्ठे क्यों हुए, हालांकि कोई ऐसी वायलेशन नहीं हुई। मैं बड़ा एहतजाज करूंगा जी सर, ये आप बात सही करें। वहां पर अगर परवेज खटक को इजाजत है तो आप लोगों को भी इजाजत होनी चाहिए। आप बताएं जी। सिर्फ इजाजत नहीं है, उनको प्रोटोकॉल है जी, उनको प्रोटोकॉल है, गाड़ियां दी जाती हैं और बकायदा तौर पर वो इवन कल कॉर्नर मीटिंग करते हुए आपके अमजद खान न्याजी साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, शो में बड़े तवातुर के साथ आते थे, वो भी कल गिरफ्तार हुए कल के परसों। आप बताएं जरा कि ये अगर आपकी इजाजत हो तो चलो मैं पूछता ही कुछ डरता हूं मैं पहले तो मैं मुझे बहुत तरस आता है PTI पे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 ही बंदे बचे हैं PTI में। कौन? एक इमरान खान और एक पंजोता साहब।
नहीं, क्योंकि मैं तो रोज जब टीवी ऑन करती हूँ तो हर चैनल पे मुझे यही बैठे नजर आते हैं। मुझे नहीं समझ आती आपको कोई मुझे नहीं समझ आती। नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि वो किधर गए सारे लोग। इमरान खान हाँ, और नहीं, पंजोता वो तो चले ठीक है, लेकिन एक पंजोता साहब ये बेचारे तो लॉयर है ना, ये इनका सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इन बेचारों को जाके हर टीवी के चैनल पे बिठा छोड़ते हैं। तो अब दूसरे देखे ना, इमरान खान इतने जमहूरियत पसंद थे कि पहले उन्होंने गैर आईनी तरीके से नेशनल असेंबली उड़ा दी, ठीक है। फिर उनको जोश चढ़ा 2/3 मेजॉरिटी लेने का, तो उन्होंने गैर आईनी तरीके से पंजाब की हुकूमत उड़ा दी। अच्छा, फिर उनको मजीद जोश चढ़ा तो उन्होंने कहा वो ऐसी की तैसी, मैं अब केपी को भी स्वीप करूंगा। उन्होंने वो असेंबली भी गैर आईनी तौर पे उड़ा दी। अच्छा, तो बात सारी ये कि जमहूरियत पसंद तो सिर्फ ये लोग हैं, और ये कहते हैं कि वो इलेक्शन के मुतालिक नून लीग ने कभी बात नहीं की है। तो सर बात यह है कि जितनी मुतहर्रिक नून लीग है और जितनी तैयारी नून लीग कर रही है इलेक्शन की, मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। और क्या पार्टी की आपने जी? आप पूरा मरियम नवाज साहिबा जब से चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उन्होंने तमाम पार्टी को मुतहर्रिक करके, ये नहीं है कि आप तैयारी ना करें। उनका मसला ये है कि हमें भी तैयारी करने दी जाए, हमें भी कॉर्नर मीटिंग्स करने दी जाए, हमें भी जलसे करने दी। हमारा लीडर गिरफ्तार है ना, नवाज शरीफ वाज अरेस्टेड इन 2018, लेकिन आप लोग जलसे तो कर जी, इनको किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। करें, लेकिन ये इस तरह से ना करें कि आप लोगों को बुलाएं और उनको कहें कि जी आप इदारों पे हमले कर दें, आप जाके GHQ पे चढ़ जाएं, आप जाके जिन्ना हाउस को आग लगा दें। अब ये तो बुला के करने की इजाजत नहीं दी जा सकती ना। अब आपने अगर सियासी बात करनी है तो जरूर करें, उसमें तो कोई मुजायका नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नून लीग जो है इलेक्शन उसने तो नहीं करानी। हम तो एक सियासी जमात हैं, हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। इलेक्शन करानी है, इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है हम उसके मुताबिक तैयार हैं। बल्कि हमने तो अपनी लिस्टें भी दे दी थी। ये पीटीआई का तो अल्लाह भला करे, इन्होंने जब रिजर्व लिस्ट दी है ना खवातीन की, 5 नाम टोटल दिए थे, बाकी गोल कर गए। ये तो इनका हाल है सीरियसनेस का। हमने पूरी नून लीग ने जितनी हमारी वो तकरीबन 48 की पूरी लिस्ट दी थी इलेक्शन कमीशन ने। इनसे पूछे ना इन्होंने क्यों नहीं दी। क्यों नहीं, मैं पूछता हूं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये पीटीआई को जलसे करने से कौन रोक रहा है सर? कौन रोक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आपको भी पता है, सबको पता है, इस वक्त उस तरह के नॉर्मल हालात नहीं है। ये पार्टी जो है ज़ेर ताब है, पार्टी की लीडरशिप है नहीं है, और मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर लीडरशिप नहीं है। और ये ऑब्जर्वेशन सही है कि हमें जो लॉयर्स हैं, ये यंग लॉयर्स माशाल्लाह यही नजर आते हैं टेलीविजन के ऊपर। तो ओवरऑल एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप तो है ना उस पार्टी में। आगे जाके पार्टी का फाइनल डिस्पोजल क्या होता है, अभी भी इलेक्शन में 3.5-4 महीने हैं। तो लिहाजा वी डोंट नो कि ऊंट जो है पार्टी का किस करवट बैठेगा। अभी बड़े बड़े केसेस के आगे फैसले भी होने हैं। पंजोटा साहब ने भी बड़े केसेस लड़ने हैं। तो लिहाजा पंजोता साहब को कमर कस लेनी चाहिए, अभी हालात मुश्किल और आने हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ और इनको करना चाहिए। लेकिन एक बात है जी सर, देखें, ये अच्छी चीज है कि PMLN जो है कम से कम मुल्क के अंदर एक चेंज इस तरह आ रहा है कि थोड़ी सी फजा में बेहतरी आ रही है कि एक पार्टी जो है ओके, उनके लीडर वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को आएंगे। और इन्होंने मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर और जलसे पहले अपनी आप उनको कॉर्नर मीटिंग कहें, छोटा जलसा कहें, बड़ा जलसा कहें, वो इन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। तो चले, एक लिहाज से ये हमें खुशी है, खुशी है तो चले पाकिस्तान में जो इलेक्शन का प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो शुरू हो रहा है। हो सकता है कुछ अरसे बाद हालात ऐसे हो जाए, देखें ना, यहाँ पता कोई नहीं होता, हालात ऐसे पलट जाए कि पता लगे जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, सारी पार्टीज वो जनाब दबादब अपने जलसे भी कर रहे हैं, कानून का अपना रास्ता अपनी जगह ले रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। और जो लोग बचे हैं जिन पे कोई ऐसा मसला नहीं है, वो जनाब जलसे भी कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, और ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो रिवाइव होना चाहिए। इट इज गुड फॉर पाकिस्तान। देखिए, मैं एक लाइट टोन में बात करता हूँ, लाइट टोन में बिल्कुल। अभी पिछले 4 दिन में जितने PMLN के जलसे हुए हैं, मैं आज भी काउंट कर रहा था, तकरीबन
50 से 70 देंगे तो मुझे वो बिरयानी चिकन कोरमे वो तो नजर आई हैं। इसका मतलब है देखें जब इलेक्शन होते हैं खिदमत खलक भी चलनी चाहिए ना साथ साथ। खाना खिलाना तो सुन्नत रसूल है, अल्लाह का हुक्म है कुरान पाक में भी। नहीं मेरी बात सुने, ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। मैं कोई आप इसको सीरियसली भी ले सकते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो एक अपनी खास इकोनॉमी है, ये खाने पीने की ये भी चल पड़ती है, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान के कल्चर में है, लोगों को आपने बिरयानी भी खिलानी है, उनको अपना अट्रैक्ट भी करना जलसों में जुलूसों में भी। फिर जब वोट देने का वक्त आएगा फिर आपने फिर लोगों को थोड़ा सा कोई घी के डब्बे देने हैं, कोई राशन देना है, 1 to 5 बाइक देनी है। भाई हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। मैं तो जब ये चीजें देखता हूँ मैं खुश होता हूँ कि चलो मनी सर्कुलेशन में आ रहा है, लोग खा पी रहे हैं, एक शुगर जिसने लूटा हुआ है वो निकाल तो रहा है ना किसी बहाने से। हैं जी ब्रिगेड साहब, जिसने आपको कैसे पता है कि लूटा हुआ है? और नहीं मैं ब्रिगेड साहब से बात करूं, आपसे बात नहीं कर रहा। आप देखें ना ऐसी बेबुनियाद बात तो ना करें ना, मुबैना तौर पर जिसने लूटा हुआ है। अच्छा सर नहीं देखिए वो बात चले, वो भी मैं आपको बता दूं जनाब। कल की जो खबर है मैंने 3 दफा ट्वीट भी कर चुका हूं। कल की जो खबर है जो एक बड़े मीडिया ने बताई है कि बड़ी तादाद में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द वेरी सीनियर रैंक वो नैब में आ रहे हैं। अब और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस विंग वहां क्रिएट हो रहा है नैब में। ये मैं खबर की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर 100% सही। चले ये आपकी खबर भी मिल गई। अब जरा पंजोता साहब, जो लूटा हुआ पैसा है भाईजान, ये ना समझे कि वो लोग भूल गए। ये देखें ये बहुत कुछ हो सकता है। एमबीएस का मॉडल भी लूटा हुआ पैसा तो आ सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं पिछले 4 साल में उनको भी हिसाब बहुत वो उनसे लेते। पंजोता साहब आप बताइए कि सर ये जो जिस तरह उज़्मा कारदार साहिबा भी ये पहले भी आप लोगों के साथ थी पीटीआई के साथ, बहरहाल वो कह रही हैं कि देखें ना आपको जलसे की भी इजाज़त हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, मगर आपको इसलिए अब इजाज़त नहीं है क्योंकि आप कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। 9 मई आपने कर दिया, जीएचक्यू पे हमले की इजाज़त नहीं मिल सकती है, ना ही आप जिन्ना हाउस पे हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की पार्टी को तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना, बस बात ही ख़त्म। देखें बहुत शुक्रिया। पहली बात तो गुजारिश करना चाहूँगा, ये जिन्होंने कहा है कि सिर्फ आज बुकला बच गए हैं और सियासी जो लीडरान है वो नज़र नहीं आ रहे, तो बड़ी ये शर्म की बात है कि वैसे तो जमहूरियत के दावे किए जाते हैं और जहाँ पर जो गैर कानूनी अगवा, गिरफ्तारियाँ, लोगों के घरों छापे, ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है और जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा उठाता है, कोई गुब्बारा ऊपर उड़ाता है, तो उसको भी यूं ही उठा लिया जाता है और फिर उसे गायब कर दिया जाता है जब तक वो ध्यान नहीं देता कि मैं पीटीआई से लातरफी का इजहार करता हूँ। तो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कानून की आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, तो किसी जगह के ऊपर पूरी दुनिया में ऐसा जो है वो अलाउ नहीं है और किसी कानून के तहत ये जायज़ नहीं है। ठीक सर, इनको चाहिए था बजाय ये कि ये इस बात के ऊपर मजाक उड़ाते जो आज ला कानूनियत है, बल्कि ये उस खेल का एक हिस्सा बन चुके हैं और उधर ये कहते हैं कि हम तो सब के हवाले से कहते हैं कि सबको जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको इलेक्शन का हक है और जमहूरियत और दावे और ये और वो। जब इनके ऊपर अपने ऊपर आती है तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकली हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है और ये सारी चीजें बातें की जा रही हैं। और दूसरे नंबर पर लॉयर्स के हवाले से क्या कोई पाबंदी है कि कोई आएगा कोई डिफेंड करेगा? वकील हम हैं, लेकिन वकील के साथ साथ वो हमारा लीडर भी है और हर उस बंदे का लीडर है जो आइन की पासदारी, जो कानून की बालादस्ती, जो मुल्क का फैसला है, जो मुल्क के बारे में सोचता है, हर उस बंदे का लीडर है। थर्ड बात जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इन्होंने की, तो ये बात बड़ी, ये भी इसी तरह से बड़ी कंडेमेबल है कि आप ये देख लें कि जब आइन के अंदर 90 दिन वाज़े है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ क्यों देखा जा रहा है? मैं इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और तारीख जो है आइन के मुताबिक वो नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ उसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। इलेक्शन कमीशन के अंदर कैप के अंदर तरामीम करके और ये कहना कि जनाब इलेक्शन जो कमीशन है वो तारीख देगा, तो ये बिल्कुल किसी जगह के ऊपर ये जो है एक बात कानूनी नहीं है, कोई आईनी बात नहीं है। ठीक। अच्छा, चौथे नंबर पर जो चीज़ 9 मई के हवाले से की जा रही है, बड़ा वाज़ह तौर पर खान साहब के साथ जीआईटी के सामने पेश हुए, बड़ा वाज़ह तौर पर खान साहब ने वहाँ पर जो सवालात उनसे किए गए, बल्कि खान साहब ने आगे से जो सवाल किए वो मैं बड़ा क्लियर आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एविडेंस है आपके पास जो आप मेरे सामने लेकर आएँ कि मैंने किसी जगह के ऊपर ये कहा हो कि जलाओ गिराव किया जाए या किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जाए या अपने इदारों के ऊपर हमला किया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, गाड़ियों को आग लगाई जाए, कोई ऐसी एविडेंस लेकर आ जाए।
और आप इस बात की आप एविडेंस देना, हंसे नहीं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हलफ के ऊपर ये बात करी, तो अगर इन्हें कुरान पाक पे सर वो एक बयान था शायद उनका, उस पे एतबार नहीं है, तो फिर गुड टू सी के बाद निकले थे और कहते रहे कि जनाब इनके ऊपर पाबंदी। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा कहा कि उसके ऊपर तहकीकात हो, बस चाहे साइफर वाला मामला हो, चाहे वजीराबाद में हमला हो, हालांकि वो भी FIR खान साहब की जो है एप्लीकेशन के मुताबिक दर्ज नहीं, चाहे जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो उनकी पेशी के ऊपर हमला हो, चाहे 9 मई के हवाले से जो अगवा किया गया उसके ऊपर बात हो, किसी जगह के ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात की उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि ये सिर्फ चाहते थे कि इमरान खान जो है उसकी इतनी मकबूलियत है कि 90% लोग जो है पूरा पाकिस्तान ही उसके साथ खड़ा हो गया, तो उसको सिर्फ हराए इस तरीके से जाता है कि उसे जेल में डाल दिया जाए और उनकी मौजूदगी के बगैर इलेक्शन करवा दिए जाए, ताकि इनके लिए हर चीज खुली हो। चले इस पॉइंट पे मैं ब्रेक लेता हूं सर, और सिर्फ वो पार्टियां हों जो आपको खुद दिया था कि PTI वाले ये ना कहें कि इस प्रोग्राम के अंदर भी ये भी कोई ना कोई बने हुए हैं कि हमें कॉर्नर कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी एक बार फिर से खुशामदीद। बहुत सारे पॉइंट उठा दिए पंजोता साहब ने जाते जाते, और सबसे बड़ी यही है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप एटलीस्ट मजाक ना उड़ाएं। देखें कॉर्नर आप भी हुए थे और चीखे मारते थे, आज आप देखें वापस आ रहे हैं तो जिसको कॉर्नर किया जा रहा है उस पर खुशी ना मनाएं बल्कि जमहूरियत के हक में आवाज़ उठाएं। आप पहले तो मैं पंजोता साहब को मुबारक देना चाहूंगी कि वो वकालत करते करते उन्होंने सियासत इतनी अच्छी सीख ली है। 24 करोड़ अवाम को खा के जी वो खान को सपोर्ट कर रहे हैं। पंजोता साहब बात सारी ये है कि आप जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस हमने क्या देनी है? एविडेंस तो PTI के लोगों ने खुद दे दी है। अब मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ? आखिरी तो वो उस्मान डार था, उसने क्लियरली कह दिया था कि जी ये हमें खान ने कहा था कि जाके इस तरीके से आपने अटैक करना है और इस तरह से आपने इदारों के खिलाफ चढ़ाई करनी है। उससे पहले आप परवेज़ खटक को दे दें। परवेज़ खटक ने क्लियरली कहा था कि 2 ग्रुप्स थे PTI में। एक ग्रुप था जो शफकत महमूद टाइप के लोगों का था, उन्होंने कहा था कि टकराव की सियासत आप ना करें, इससे नुकसान होगा। शफकत महमूद, परवेज़ खटक। और एक ये मुराद सईद टाइप का ग्रुप था, ये गंडापुर का जो ग्रुप था वो उनको ये खान चुक रहा था और वो चुकी जा रहे थे और वो पूरे कमर बस्ता थे कि हमने जनाब इदारों को छोड़ना नहीं है और हम इदारों की ऐसी की तैसी फेर देंगे। तो आप देखें ना पंजोता साहब, अब मैं नाम लेना शुरू करूँ, अली जैदी, आप फयाजुल हसन चौहान, ये आमिर कियानी, ये इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, वो दोनों चीमे जो है, किस किस का हम नाम लें? तो एविडेंस तो खुद PTI के लोग दे रहे हैं। और दूसरे जो जियो फेंसिंग की गई थी उसमें ये आलिया हमजा तो ये फलाना कंवल शौजे तो फलाना, इनकी वीडियोज हैं। ये जो हसान नियाजी वीडियोज हैं, वो जो वर्दी और पतलून लहरा रहे हसान, मतलब इन सारों की तो एविडेंस तो भरी पड़ी है। और फिर इनकी जो मोबाइल्स में जो सारी एविडेंस है, जो इनकी आपस की कम्युनिकेशंस है सारी, ये यास्मीन राशिद कितनी कुछ 50 कॉलें तो यास्मीन राशिद ने, और सबको इसने उकसाया लिबर्टी से कि चलो चलो जिन्ना उसकी तरफ सारे करो। मैं वहां पे थी, मैंने देखा इन लोगों को सारों को डाइवर्ट करते हुए। आप क्या कर रही थी वहां? मैं गुजर रही थी। अच्छा, मैं वहां से गुजर रही थी उधर से सिद्दीक ट्रेड सेंटर से, और ये लोग सारे वो चढ़ाई करने के लिए, और वो गाड़ी के ऊपर वो फूलन देवी की तरह बैठी हुई थी और सबको इशारे कर रही थी कि इस तरफ की तरफ चलो, इस तरफ की तरफ चलो। तो आप मुझे ये बताएं, तो अब रोने की क्या जरूरत है? आप जो अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वो एक ब्रिगेडियर साहब की एक बात जो थी ना, वो जो बुरियानी की बात करते थे, तो ब्रिगेडियर साहब बात सारी ये है कि जो जमान पाक के बाहर जो 4 महीने तमाशा लगा रहा, तो जो 4-4, 5-5 बकरे जो हलाल होते थे और वो जो पूरे वहां पे जश्न मनाए जाते थे डेली, तो वो उसका खर्चा कौन उठाता था? तो इसका भी कोई जवाब दे दे। जी पंजो साहब कुछ कहना चाहें वेरी क्विकली, फिर ब्रिगेड साहब की टर्न है। जी सर। जी बिल्कुल, बात यह है कि उस्मान डार को जिस तरह से अगवा किया गया 25 दिन के बाद जो है वो अचानक से बरामद हो के, पहले तो इंटरव्यू किए जाते थे, वो आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो अब इंटरव्यू वाला सिलसिला जो है स्टार्ट किया गया। सारी दुनिया को पता है कि इस तरह से जितने लोग और भी अगवा किए गए, सारी दुनिया को नहीं पता। या तो आप कह रहे हैं कि जी सब डरपोक थे, कोई लॉयल नहीं था इमरान खान के साथ,
ये मियां नवाज शरीफ के जितने साथी हैं इन्होंने कई 100 दिन जेलें काटी हैं, कोई नहीं बोला। जावेद लतीफ हो गया, ये सारे साद रफीक हो गए, जितने राना सनाउल्लाह हो गए, किसी ने कोई किसी किस्म का बयान नहीं दिया। आप मुझे ये बताएं कि क्या इतने डरपोक लोग थे, इतने डरपोक लोग थे पीटीआई के, इनका गन पॉइंट पे परवेज खट्टर ने कौन सा गन पॉइंट पे दिया है? लड़ने वाली क्या बात है? और कोई इस तरह का मामला ना करे। पर जोता साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में आप सियासत को छोड़ के ना आप वापस वकालत पे चले जाएं। सियासत आपके बस का रोग नहीं है, छोड़े आप कर रही हैं। तो आज जो वहाँ पर देखें दी गई हैं उनकी भी जरा तफसीलात दे दें कि वो किधर से पैसे आए जो। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि जब इस तरह का कोई जलसा होता है तो पार्टी फंड में सारे लोग डालते हैं, हम सारे डालते हैं। जिसकी जितनी बसात होती है वो पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, जलसा ऐसे ही होता है। आप पूछ रहे ना, जब इनके पीटीआई के जलसे होते थे, हर एमएनए से, हर टिकट होल्डर से, हर एमपीए से लाखों रुपए लिए जाते थे। हुजूर, लाखों रुपए लिए जाते थे। आप उस वक्त मौजूद नहीं होते थे, आप तो सिर्फ नजरिए आप आते हैं, उस वक्त आपका वजूद नहीं हमें पता था कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं। सारे धरने में भी ऐसे ही था, आगे मैं आपसे सवाल करता हूं, सारे लोग ब्रिगेडियर साहब से डेली जनाब वो अपने वो लाखों रुपए लाते थे, अपने हल्के से लोगों को लेके आते थे, उनकी ट्रांसपोर्ट का पैसा देते थे, उनके खाने पीने का पैसा देते थे। मैं क्या करूं यार, मेरी बात हो गई है। आप अपनी सियासत या तो सही तरह सीख लें या फिर छोड़ दें, वकालत में गुजारा करें। अब बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, इनको क्या पता क्या पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चलती हैं। मैं आपको बता रही हूँ कैसे चलती है। बात इंटरप्ट करें, बारी पे बोलें जी। और जब आपकी बारी जी पंजोता साहब, ठीक है, जरा ब्रिगेडियर साहब को बोलने देना, उनको कम मौका मिला। जी ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे बताएं, वैसे एक बात तो मुझे सच बता दें, आप तो तब सर्विसेज में भी होंगे, उसके बाद भी आप एक आधे ओहदे पे रहे और हम आपको देखते थे माशाल्लाह। ये जो दौर था नवाज शरीफ का मुश्किल, नवाज शरीफ को लोगों ने नहीं छोड़ा कि इमरान खान के साथ लोग उस तरह लॉयल नहीं थे, ये सख्ती बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से छोड़ रहे हैं। और ये मुझे पंजोता साहब का भी बताइएगा, ये तो नहीं छोड़ जाएंगे वकील शील भी ज्यादा सख्ती? देखिए जी, मैं एक दो मिनट दे दें जरा, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। दे दें जनाब। पहली बात ये है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देना आपने, न्यूट्रल। जी बिल्कुल। देखिए, पहले ये पता हम देख रहे थे कि बाकी पीटीआई के तो दो ग्रुप थे, एक हार्डलाइनर ग्रुप था और एक मॉडरेट ग्रुप था। हार्डलाइनर जारी बात है, ये अपना जिनको अभी आपने नाम दिया उस्मान, ये क्या नाम है, मुराद सईदर, ये, और मॉडरेट्स में जारी बात है शफकत साहब हो गए, उस्मान डार वगैरह, ये वो। तो जो क्योंकि इमरान अपना चेयरमैन पीटीआई भी एग्रेसिव जारहाना सोच वाले आदमी थे, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादातर जो हार्डलाइनर ग्रुप था वो प्रिवेल कर गया, जिसकी वजह से मामला ये कन्फ्रंटेशन की तरफ गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन में जाए विद रियासत के और रियासत के इदारों के साथ। तो ये एक बेसिक, मैं समझता हूँ, बड़ी गलती हुई है जो कि उस हार्डलाइनर ग्रुप की वजह से हो गई है। अब सारी बात है, पूरी पार्टी दे रहे ताबे लीडरशिप। दूसरी बात यह है कि ये पंजोता साहब भी ये समझ लें बात, जो मेरी अपनी सस्पेक्ट है, अगर आज उस्मान डार जो है वो एक अपना नैरेटिव दे रहा है, एक बयानिया दे रहा है, अगर वो आ जाता है कोर्ट में और उस तरह के 8-10 लोग और आ जाते हैं तो फिर तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। ठीक है ना जी, वो कहेंगे जी हम तो विटनेसेस थे, हमारे सामने बातचीत हुई थी। तो ये एक बड़ा लीगल मसला है। नहीं, कैसे लीगल मसला है सर? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो तो घर चला जाता है, वो आजाद हो जाता है, आजाद शहरी हो जाता है, जो अभी तक देखा है वो कोर्ट तक तो मामला जा ही नहीं रहा ना। देखिए, they might come as witnesses for the state, voluntary witnesses। और जिस तरह वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी विटनेस बना इन साइफर केस। एग्जैक्टली कई लोग आएंगे तो मेरी अपनी सस्पेंट है, तो फिर हालात और खराब हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए आप। जी सर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हालात हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉर्मल सी पे और हालात को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हालात को नॉर्मल सी की तरफ लेके जाएं। मैं अभी भी समझता हूं कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो सेन एलिमेंट्स हैं, अब दुरानी साहब का पता नहीं रिकंसिलिएशन का फॉर्मूला वो पता नहीं क्या हो गया, मिडल में बात, ये 4 दिन से कोई बात की खबर नहीं आ रही है, प्रेसिडेंट साहब की भी कोई बात नहीं आ रही है।
देखें, मैं आज कहता हूं कि नवाज शरीफ का जो मॉडल था, अब ये से इख्तलाफ करेंगे पंजोटा साहब से, लेकिन मैं कई दिन से सोच रहा हूं कि नवाज शरीफ को देखें 2 दफा बाहर गए हैं और दोनों दफा बड़े गंभीर हालात में वो बाहर गए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी कभी बनी नहीं है, लेकिन चंद साल बाहर मौज मिला करके वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, एंड ही इज एस्पायरिंग टू बी द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द 4th टाइम। अच्छा, कहने का मतलब उनका मॉडल देखें, उन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं की, ठीक है वो था वर्बल था, लेकिन वो इस किस्म की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई। वो जो उनके पीएमएलएन में भी हार्ड लाइनर हैं, बिल्कुल देयर आर नोन हार्ड लाइनर, लेकिन वहां पे जो सीनियर लोग हैं, जरा मैं समझता हूँ ज्यादा उनकी वो विजन है सियासत में, तो उन्होंने हालात को खराब नहीं होने दिया। याद आप जब उनको 2000 नहीं, सुने मेरी बात, सुनाए सर, आपको सुनाए। पनामा के केस के अंदर 2017 में पनामा के केस में जब तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और वो यहाँ से गए अपना पिंडी से, तो वो उन्होंने किया, वो लॉन्ग मार्च नहीं किया, लेकिन वो पूरे जीटी रोड पे गए और तमाम हर शहर में वो अपनी मीटिंग जो है वो जलसे जो है वो करते रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीख लिया था, तहरीक इंसाफ को चाहिए अब सीख लें, ये कन्फ्रंटेशन की सियासत, जज्बाती सियासत को छोड़ें और जरदारी साहब और नवाज शरीफ से सीखें। लेकिन क्यों सीखें उनसे क्यों सीखें? मैं बताता हूं, नहीं, मेरी एक पॉइंट सुन ले। देखें, अगर जल्दी ये इस कन्फ्रंटेशन से निकलेंगे और रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगे, सर मसला ये है ना कि अभी रिकंसिलिएशन उसे करना ही कोई नहीं चाह रहा, उनसे तो बात ही नहीं करनी, उनके साथ कोई बात करने आए, ये वकीलों के अलावा टीवी पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो बात करने लगेगा तो उसको यही है कि मैं उठाया जाऊंगा, जो कि इस वक्त पंजोटा साहब भी इशारा दे रहे थे। मतलब क्या है कि मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके जो बाकी लोग हैं जिन पे इसके ट्रॉमा में हैं, इनके तमाम मसाइल हैं जो सारे ये भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और एक से आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप को ये रास्ता एक रिकंसिलिएशन का तौर पे उनको इख्तियार करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे आउट इन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद इसी पॉइंट के ऊपर हम बात रिकंसिलिएशन कैसे हो सकती है, और एक सवाल पंजोटा साहब के लिए भी कि भाई ये आप लोग क्यों नहीं उठाए जाते, आप लोगों का क्या मसला है, आप लोग कैसे। ब्रेक के बाद जी एक बार फिर से खुशामदीद। पंजोटा साहब, वेरी प्रिसाइज और वेरी स्वीट आंसर देना आपने, क्यूट और स्मार्ट शॉर्ट। ये एक तो रिकंसिलिएशन की तरफ आप लोग कैसे नहीं जा सकते या जाएंगे, और दूसरा पंजोटा साहब आप क्यों नहीं उठाए जा रहे? आप देखें ना हर टीवी शोज पे, ये उनका गिला भी है आपसे कि हर टीवी शो पे जा रहे हैं, खुल के मुकदमे भी लड़ रहे हैं, तो आप भी पीटीआई का हिस्सा हैं, आपको मसला नहीं है तो बाकी भी हिम्मत करें जनाब। देखें, बात ये है कि क्योंकि मैं तो किसी हल्के से इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा, और दूसरे नंबर पर जिनके हल्के थे जिन्होंने इलेक्शन लड़े, जो पीटीआई के अंदर जो है वो लोग लेकर आते रहे, उनके ऊपर जो है ये सख्तियाँ और सारी चीज़ें हैं कि नेक्स्ट जो है वो पीटीआई जो है पूरे पाकिस्तान से वॉश आउट की जाए और सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उठा लिया जाए। दूसरे नंबर पर ये है कि लॉयर्स जो हैं, अब आपने वाज़ेह तौर पर देखा, FIA ने भी मुझे बुलाया और 8 घंटे सिर्फ ही सवाल करते रहे कि आप बताएं कि आप पीटीआई ऑफिशियल से आपकी वीडियोस आती हैं, पैगाम आते हैं। मैंने कहा जी मेरी जो है ये ड्यूटी है बताना, केसेस के हवाले से अपडेट देना कि ये फैक्ट्स हैं और ये मामलात हैं, और उस हिसाब से। लेकिन बिला वजह वो मुझसे पूछते रहे। और भी लॉयर्स हैं, जो शहीन साहब हैं, गौर साहब हैं, सारे आते हैं। अगर इनकी ये विश है कि इनको भी उठाया जाए तो बड़ी इनकी ये मेहरबानी है कि हमारी अच्छी ख्वाहिशात रखती हैं। दूसरे नंबर पर बात जो है ना कि इसके साथ कंप्रोमाइज या सेटिंग की, तो वो कभी हो नहीं सकती। इनके साथ नहीं है, इनके साथ तो आपने करनी नहीं, फायदा ही कोई नहीं है उनके साथ। देखें अगर उनके साथ करें ना, होते, डाकू होते, हमारी प्रॉपर्टीज बाहर होती, हमारे अकाउंट बाहर होते, हमने करप्शन की होती, लूट मार की होती, मुल्क को लूटा होता, तो फिर तो हम चोर थे और हम कहते कि हमें किसी तरह से बख्शा जाए। वाह वाह। जो केसेस बनाए गए हैं इस वक्त, जो FIR दर्ज की गई हैं, ज्यादातर रोल ये है कि ट्रैफिक ब्लॉक हुई है जी और दफा 144 की खिलाफवर्जी हुई, वहां पर हजूम इकट्ठा हो गया। बाकी जो जिना हाउस को जला देना ट्रैफिक ब्लॉक है, लाला ये तो ना करें। साइफर, झूठा साइफर ले आना, ये ट्रैफिक ब्लॉक है जनाब। ये जो केस बने हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो सच है। ज्यादा मेरी बात कंप्लीट होने से मौलाना साहब, मैं ये कह रहा था कि ज्यादा केसेस ऐसे हैं, बाकी जो 4 से 5 केसेस बनते हैं, जिनमें से एक मुकदमा है जी क्वेटा के अंदर दर्ज है, वकील का कत्ल होता है और यहाँ पर जो वज़रा और मुशीर हैं वो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये मुकदमा भी इमरान खान पर दर्ज किया जाएगा।
यानी लब्बे लुबाब ये है सर कि आप लोगों ने, इमरान खान ने माफी नहीं मांगनी, कप्तान झुकेगा नहीं, कप्तान नहीं झुकेगा, डट के खड़ा है, वो जेल के अंदर भी डट के खड़ा है, कर लो जो करना जी। बिल्कुल डट के खड़ा है, और एक लम्हे के लिए भी चाहे वो अकेला रह जाए, वो सिर्फ पंजोता साहब के सामने डट के खड़ा है। नहीं, पंजोता पूरी कौम के सामने डट के खड़ा, उन्होंने बताया उनकी 90% पॉपुलैरिटी है। जी पंजोता साहब, फिर मैं आपसे उनके अकाउंट को तो कंट्रोल कर लें, पता नहीं कौन उनका अकाउंट पीछे से बैठ के चलाई जा रहा है, वो भी जालसाजी हो रही है पीछे से। अब ये तो ना करें। अच्छा जी पंजोता साहब, कंप्लीट होगी आपकी बात, आगे चला जाऊं जी। और दूसरी गुजारिश मैं ये कर दूं, जो आज धूमें और बड़ी मचाई जा रही हैं कि आवाम को बड़ी जरूरत है, मैशत आके बड़ी ठीक कर लेंगे, तो पहले जितने अदवार में ये रहे हैं, या ये 16 महीने के अंदर जो जुल्म किया गया, शहबाज शरीफ साहब बड़ा कहते थे कि 6 महीनों के अंदर मैं जो है मैशत जो है बिल्कुल ठीक कर दूंगा और बड़ा मुल्क। पंजोता साहब, फिर आप सियासत पे आ गए, वकालत में रहे ना, आप वकील हैं, आप सियासत आप सियासी आदमी नहीं है, आप वकालत करें, ये सियासी बयान देना बंद कर दें टिकट पे आके, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। यार टाइम इस तरह नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, पंजोता साहब को टिकट मिलनी है और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जब टिकट मिलेगी, जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आप सियासी बयान जरूर दें, उससे पहले ना दें, उससे आप कानूनी नुक्ते आप बयान करें, कानूनी नुक्ते बयान करें। मैं उनको माइक तो नहीं ना बंद, मैं आप सर सुन रहा हूँ आपकी, मैं तो आपसे ही सुनना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि आपकी बात कंप्लीट हुई, मैं आगे चला जाऊँ। चलें, ये मेरा मसला नहीं है ना, इन्होंने आप नहीं बोलिए, आप नहीं बोलिए। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर आप बड़ी ये देखें कि कितनी मुज़ाकरात चीज है कि पहले दिया गया कि मैं 4 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा, अब दिए जा रहे हैं तो दोबारा मुझे वो तकलीफ तो है, तो मैं आ रहा हूँ, तो मैं किसी टाइम भी जो है ना तो दोबारा वापस उड़ जाऊंगा। चलो, किस तरह कौन से ये मजाक, आपका लीडर बकौल की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बकौल मुल्क किधर पहुंच गया है, किस दाने पे आपने पहुंचा दिया है, उधर आप झूठ से झूठ बोली जा रहे हैं, और जो है वो कौम को समझते हैं कि सब देखिए ना, प्रिसाइज करते हैं, भगोड़े भी ये, झूठे भी ये, इश्तिहारी भी ये, डाकू भी ये, करप्ट भी ये, और आपको सजाएं मिल रही हैं, गलत है ना ये। जी ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप प्लीज अगर अब मुझे मौका दें। ब्रिगेड साहब की एक बात जी, ब्रिगेड साहब को पहले देना, फिर अपनी बारी पे आएंगे। जी ब्रिगेड बारी भी आया करें, यूं तो नहीं है ना कि दूसरा बात ही ना करे। और जी ब्रिगेड साहब फरमाइए सर, टाइम इज वेरी शॉर्ट। देखिए, मैं ऑन अ सीरियस नोट क्विकली ये कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन के में मेरा ख्याल है लाहौर की नेशनल असेंबली की 13 सीटों में तकरीबन 8-9 सीटें थी अपना PMLN की, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक वो जोश पैदा नहीं नजर आ रहा, जो कि एक ऐसी पार्टी जिसकी होम बेस हो लाहौर, इसका गढ़ हो लाहौर, उस तरह की अभी इंथुजियाज्म हमें नजर नहीं आ रहा। ये भी PM को सोचना पड़ेगा। नहीं जी, हुन तो माइक है, हुन तुसी बोलना, आपकी बारी में कोई नहीं बोलता और आप हर की बारी में बोलते हैं। देखिए ना, बात सर ये है कि पंजोता साहब को तो इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। पंजोता साहब को क्या टारगेट कर रहे हैं? वो मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं ना, वो तो आ रहे हैं, अब आप एक्सेप्ट कर लें, ना रोएं, ना पीटे, ना गम खाएं। और मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा खुश ना हो, ये ना हो इमरान खान की बैरक के साथ वाली बैरक में नवाज शरीफ बैठ जाए। पूरा पाकिस्तान उनकी पार्टी जो है मुतहर्रिक है, उनको वेलकम करने के लिए बहुत जोश है, बहुत जज्बा है। और ब्रिगेड साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन नून लीग के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त, पिछले 4-5 साल बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है, और जब मुश्किल वक्त था तो वो आपको पता है, इनकी सारी, ब्रिगेड साहब को पता है, सारी इनकी लीडरशिप को इमरान खान ने जेल में डाला हुआ था, कितने महीने जेल में रहे, लेकिन कोई किसी ने गिला नहीं किया, किसी ने डेथ सेल में मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का जाली केस बना के, किस तरह से कोई लीडर इनका बचा नहीं था, सब जेल में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे अदालतों से उनको रिलीफ मिला और कुछ उनके खिलाफ प्रूफ नहीं हुआ। करप्शन की बात कर रहे थे, हैरान हूं पंजोता साहब, की हो गया तानू। मैं बात सुने, मैं जब MPA थी तो हमें दूसरे साल ही पता चल गया था कि जो बुजदार का जो दफ्तर है करप्शन का गढ़ है। अच्छा, और बुजदार फिर भी आप उसे डिफेंड करती रही। नहीं, किसका कैंडिडेट बुजदार, देखिए जी, बुजदार किसका कैंडिडेट था?
वो बुशरा मानिका का कैंडिडेट था। और आपको पता है कि उनका ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, हर पोस्टिंग हर ट्रांसफर जो है उसके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बाहर जो है मनी लॉन्डर करके भेजे। और जब हमारे करंट आर्मी चीफ जो कि उस वक्त DGISI थे, वो जब फाइलें लेके सबूत लेके करप्शन के गए इमरान खान के पास कि मैंने आप ये प्लीज चेक करें, कोई एक्शन लें, इसको रोकें, बहुत इस वक्त हालात खराब हैं, तो आगे से इमरान खान ने क्या किया, उनको अपने ओहदे से हटा दिया। तो ये तो हाल था। करप्शन जो थी वो पहले से बढ़ गई। और आप यकीन करें जितने MPs जितने मिनिस्टर्स थे पंजाब के, वो रोने को आए हुए थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं। अब आपकी टर्न खत्म हुई, अब आपकी टर्न खत्म हुई, अब टर्न। और वो अल-कादिर ट्रस्ट खुदा के लिए 190 मिलियन पाउंड खुदा के लिए, और वो जो तोशे खाने की वो जो कीमती घड़ियां और तोहाइफ जिनका औने पौने बेच के और वो जो एवन फील्ड और उसकी गलत कीमत लगा के उनको डिक्लेयर भी नहीं किया पंजोता साहब, डिक्लेयर भी नहीं किया। खुदा के लिए आप जाके कानून पढ़ें। मैं MPA थी, मुझे एक एक चीज अपनी एसेट्स की डिक्लेयर करनी पड़ती थी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में। क्यों नहीं इमरान खान ने किया डिक्लेयर? जवाब दें जी। ब्रिगेड साहब आपने कुछ पूछना, फिर पंजोता साहब खुल के जवाब देंगे। एक जुमला बोलना चाहता हूं। बोले बोले सर, बिस्मिल्लाह। बोले बोले, आपसे आप सुन रहे हैं ना सर, जल्दी बोलिए। नहीं, मैं एक तरह ऑन द लाइट नोट की बात कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की सियासत का हुस्न आप देखें कि हमने अपना उस्बा कारदार साहब को कितना गरजते बरसते हुए देखा है। इनकी जो मदर पार्टी थी, जो पहले वाली पार्टी पीछे है, उनके और हम माशाल्लाह देखते हैं उसी तरह गरज बरस रहे अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी में। ये पाकिस्तान की सियासत का हुस्न है। पंजोता साहब, मैं उस वक्त मैं अपनी कन्विक्शन से बिलीव करती थी इमरान खान में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इमरान खान बदल गया था। मैं तो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती थी कि ये बंदा कौन है। ये वो बंदा तो नहीं है जिसके साथ हमने जिंदगी के 10 साल पार्टी के लिए खून पसीना दिया। चलें ले पंजोता साहब, खान बदल गया था और करप्शन का गढ़ आप थे। किस मुंह के साथ आज आप इन्हें करप्ट कहते हैं? बस रिकंसिलिएशन कर लें, माफी मांग लें, बच बचाओ करें, बाहर आए, सियासत करें, छोड़ें यार। मशवरा आपको। थैंक यू सो मच। बात तो ये है कि मैं बड़ा दाद देता हूँ उस्मा साहिबा को कि चले शुक्र है मेरा नाम तो आ गया उनको। करप्ट लोगों को ये डिफेंड कर रही हैं और इनकी हिम्मत को दाद है। मेरे लिए तो अगर मुझे कहा जाए ना कि एक लफ्ज भी बोला जाए तो मैं तो नहीं बोल सकता भाई। एज ए पाकिस्तानी मुझे तो नहीं है कि जिस तरह से मुल्क लूटा गया और जिस तरह से आपकी हिम्मत को दाद है कि आप करप्ट टोले को डिफेंड करती हैं। दूसरी बात ये कौन सा करप्ट टोला जी? सारी आपको पता है कि सारे एक्विट, मरियम साहिबा एक्विट हुई, राना सनाउल्लाह एक्विट हुए, मियां नवाज शरीफ जो है वो भाईजान मेरी बात सुने पंजोता साहब, उनके खिलाफ कुछ अपना दुनिया की हर चीज को रोक सकते हैं। पनामा में केस भी नहीं था, सारा साजिश के तहत केस बनाया गया उनके खिलाफ, निहायत नाइंसाफी थी। एक अकामे के बेस पे उनको निकाला गया। ये कहां की बात तो करने दिया करें भाई। मैं लाइटर नोट पे बात करूंगा, लोग बुरा ना मनाएं, लेकिन इनके पास नहीं बन सका। ठीक है जी। और सर, एक मिली तो घड़ी, बहुत शुक्रिया। करप्शन बस आसमान से करप्शन। अब जितने चोर डाकू आपके PTI में भरे हुए थे उसका तो पहले हिसाब दे, जो खा गए सारे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया भाभी, और बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब भी। लेकिन लाइटर नोट पे बुरा ना मनाइएगा, खातून हो और उसको हम रोक सकें, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह हाफ़िज़।